हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 10th के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट कोड है 402 पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट नंबर 2 है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है, सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, मोटिवेशन किसे कहते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करना हो तो कैसे करेंगे, मल्टीपल टास्क को लेकर के हमारे पास जब टाइम की कमी चल रही हो, समय कम हो, हमें सभी टास्क को टाइमली कंप्लीट करना है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे मेंटेन करेंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर के आज अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसका टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट किसे कहते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट इज आल्सो रेफर्ड टू एज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना। इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशंस। स्टूडेंट, सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग परेशानियों में, अलग अलग स्थिति में अपने अंदर कैपेबिलिटी रखता है, अपने अंदर क्षमता रखता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, जो उसके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, उसकी एबिलिटी है, अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है, इसी चीज को हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड्स क्रूशियल स्किल्स लाइक मोटिवेटिंग oneself, सेटिंग गोल्स, डिसिप्लिन एंड टाइमलाइंस। सेल्फ मैनेजमेंट में ये कुछ स्किल्स इंक्लूड होती हैं, जैसे मोटिवेटिंग oneself, किसी भी चीज के लिए अपने आप को मोटिवेट करना, सेटिंग गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए गोल्स को सेट करना, अपने डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, अपने बिहेवियर को मेंटेन करना, और टाइमलाइन, उन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए, टारगेट को कंप्लीट करने के लिए समय का मैनेजमेंट करना है, समय का प्रबंधन करना है, टाइम मैनेज करना है, मल्टीपल टास्क को सभी तरीके से कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि हम अपना गोल को अचीव कर सकें, टारगेट को कंप्लीट कर सकें। तो इसको ही, ये सभी जो स्किल्स हैं, ये सेल्फ मैनेजमेंट का पार्ट है। सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर ये सभी चीजें आती हैं, सभी स्किल्स आती हैं। पीपल विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स सक्सीड इन पर्सनल लाइफ एंड आर हाईली प्रेफर्ड बाय एम्प्लॉयर्स। जो लोग अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग तरीके से मैनेज कर पाते हैं, वही अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आगे चल करके सफल हो पाते हैं। और जॉब के लिए अगर देखा जाए तो जो ऑफिस है, जो इंटरव्यूअर है, एम्प्लॉयर्स है, जो नियोक्ता हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वही उन लोगों को हायर करने के लिए प्रेफरेंस देते हैं। अपने यहाँ ऑफिस में जॉब पर रखने के लिए उनको ही प्राथमिकता दी जाती है। इसी तरीके से यदि आप स्टूडेंट्स हैं, तो अगर स्टूडेंट्स लाइफ में अगर हम बात करें, तो जो स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स को मैनेज कर पाते हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से, वो ही अपने एग्जाम्स में मार्क्स को स्कोर अच्छे से कर पाते हैं, अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। और जो उन्होंने टारगेट बनाया है एग्जाम्स में मार्क्स को स्कोर करने का, पोजीशंस को अचीव करने का, रैंकिंग का, वो आसानी से कर पाते हैं और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में अच्छा रिस्पॉन्स करने के लिए लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट और अपनी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का यूज करते रहते हैं। स्टूडेंट, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो सेल्फ मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, ये जो सेल्फ मैनेजमेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है आपके साथ,
इसमें सभी चीजें आपको अपने लिए करनी है। सेल्फ का मतलब सेल्फ, अपने लिए, अपने आप को ही मैनेज करना है। तो जितनी भी स्किल्स हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे या जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पे अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे, वो सभी अपने ऊपर के लिए लेकर के हमें करनी है, सेल्फ लेकर के करनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट की एबीसी क्या है? एबीसी का मतलब यहाँ पर फुल फॉर्म है, जैसे एडवर्सिटी। ए का मतलब एडवर्सिटी, द स्ट्रेसफुल इवेंट इट सेल्फ। दिस कुड बी एन अपकमिंग एग्जाम, ए फैमिली इश्यू और ए टाइट डेडलाइन। आपका कोई एग्जाम आ रहा हो और आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है, आपने लर्निंग नहीं करी है, वर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको क्या होगा? स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, तनाव होना शुरू हो जाएगा, परेशान होना शुरू हो जाएगा। ये फैमिली इश्यू या कोई फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या कोई भी आपको वर्क करने के लिए, असाइनमेंट के लिए या होमवर्क के लिए या नोटबुक में वर्क कंप्लीट करने के लिए आपको एक डेट दी गई है, एक टाइम दिया गया, उस डेट के अनुसार आपने वर्क कंप्लीट नहीं करा, टाइम पे नहीं करा, तो आपको क्या होगा? स्ट्रेस हो जाएगा, आप चिंतित होने शुरू हो जाएंगे, आप परेशान होने शुरू हो जाएंगे कि अरे अब क्या होगा, कैसे वर्क कंप्लीट होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर के आप परेशान होने शुरू हो जाएंगे। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, अपने आप को तनाव से मुक्त रखना है। स्ट्रेस का मतलब ही तनाव है। अपने आप को तनाव से मुक्त रखना है, तो उसका पहला स्टेप है एडवर्सिटी। दूसरा आता है बिलीफ, द वे यू रिस्पॉन्ड टू और इंटरप्रेट द इवेंट। योर mindset plays a huge role in stress levels। बिलीफ यानी कि जिस तरीके से आप सिचुएशंस के अनुसार अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, उन सभी सिचुएशंस को या इंफॉर्मेशंस को समझ पाते हैं, और समझने के बाद जो उनका रिस्पॉन्स करता है आप अपने ब्रेन के अनुसार सोच करके, या जो ब्रेन आपका सेट हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है, जैसा आपका बिहेवियर बन जाता है, जैसा आपका माइंड आपको काम करने के लिए कहता है, उसी के अनुसार भी आपका जो स्ट्रेस है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेकेंड स्टेप जो है बिलीफ। और थर्ड आता है आपका कंसिक्वेंसेस, the actions and outcomes resulting from the event and your beliefs about it। जो भी इवेंट है या जो भी आप वर्क कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस के अनुसार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपके जो बिलीव्स कर रहे हैं सिचुएशंस के अनुसार, या जो ब्रेन आपका रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स हैं, ए और बी, उन दोनों के रिस्पॉन्स के बेसिस पर जो आपका रिजल्ट आ रहा है, या उस रिजल्ट के बेसिस पर, या फाइनल एक्शन जो आप ले रहे हैं, या उस एक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है, उसे हम कहते हैं कंसिक्वेंसेस। दीज आर द एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव को मैनेज करने के लिए ये 3 स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। इनको आप बहुत अगर प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे इन टेक्निक्स का, तो आप हर एक सिचुएशन में स्ट्रेस फ्री रहेंगे और टाइम पर सभी वर्क अपना कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो पहला है टाइम मैनेजमेंट। प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क। प्रॉपर शेड्यूलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीवर्स। जो आपके इम्पोर्टेंट टास्क है, जो आपका इम्पोर्टेंट वर्क है, जो सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसको प्राथमिकता दीजिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए। प्रॉपर शेड्यूलिंग या प्रॉपर टाइम टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीवर। जो भी आपको वर्क करना है पूरे दिन में या मंथ में या पूरे वीक में, जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपका टाइम टेबल है, उसके अनुसार करिए। और वो टाइम टेबल इस तरीके से आपको बनाना है, अपना वर्क का शेड्यूल इस तरीके से आपको मेंटेन करना है, बनाना, और उसके अनुसार स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए उस टाइम टेबल को या शेड्यूल को वर्क करना है। और आप इस तरीके से अगर वर्क करेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और सभी वर्क आप प्रॉपर तरीके से समय पर कर पाएंगे।
सेकंड टेक्निक है आपका फिजिकल एक्सरसाइज, डूइंग योगा, मेडिटेशन और वॉकिंग इन फ्रेश एयर हेल्प्स प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एंड रिलैक्स द बॉडी। जब भी आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं, चिंतित महसूस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, किसी भी सिचुएशन को लेकर के, या किसी भी परेशानी को लेकर के, एग्जाम्स को लेकर के, जो एनी किसी भी सिचुएशन को लेकर के, तो आप क्या करें? योगा करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन ध्यान लगाएं, अनुलोम विलोम करें और फ्रेश एयर में वॉक करें, घूमें। और जब ध्यान रहे, जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो या इवनिंग वॉक कर रहे हो तो स्ट्रेस फ्री रहें, खुले हवा में सांस लें। कोई भी आपके पास स्मार्ट डिवाइसेज, गैजेट्स कुछ नहीं होना चाहिए। फ्री माइंड आपको वॉक करना है, जो आपको आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन करने में और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने में आपकी मैन हेल्प करेगा। और जब आपकी ये बॉडी में आपका जो माइंड रिलैक्स होगा, ताज़ी हवा से, मेडिटेशन से, योगा करने से या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से होगा, तो ऑटोमेटिकली खुद से ही आप अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। स्टूडेंट, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको स्लिप का भी पॉइंट आता है, जो कि हम अगले पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं। आता है हेल्थी डाइट एंड स्लिप। आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, जंक फूड से बचना है या नॉन वेजिटेरियन फूड से बचना है, रेगुलर नहीं लेना है, कभी कभी ले सकते हैं। स्लिप, प्रॉपर स्लीपिंग लेनी है, 8 घंटे, 8 आवर्स की स्लिप, 8 घंटे सोना हमारे लिए प्रॉपर तरीके से सजेशन किया गया, बताया गया। ईट बैलेंस्ड मील्स फॉर एनर्जी। अपनी बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपको प्रॉपर टाइम पर आपका जो भी टाइम टेबल है, जो भी शेड्यूल है, तो खाना खाना चाहिए, भोजन लेना चाहिए। गेट एट लीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप टू रिचार्ज योर ब्रेन। और अपने ब्रेन को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए। ये जो 7 आवर्स की स्लीप है, ये टीनेजर से लेकर के यंग एडल्ट तक के लिए होती है। आप लोग अभी टीनेजर की एज ग्रुप में आते हैं, तो इसलिए कम से कम 7 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। और अधिकतम मैक्सिमम 8 घंटे की नींद आप ले सकते हैं। यदि आप 7 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं या 8 घंटे से ज़्यादा की नींद ले रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक ज़रूरत से ज़्यादा सोना, नींद लेना या ज़रूरत से कम नींद लेना भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट होता है। लास्ट टेक्निक आती है आपकी पॉजिटिविटी। फोकस ऑन द गुड थिंग्स। हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छी चीज़ों पर विचार करिए, अच्छी चीज़ों पर फोकस करिए। डू नॉट ड्वेल ऑन निगेटिव। कभी भी निगेटिव नहीं सोचिए, गलत चीज़ों पर विचार मत करिए, गलत विचार मत लाइए, गलत चीज़ों के बारे में नहीं सुनिए, नहीं देखिए, ठीक है। लुक एट फेलियर एज एरिया टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। यदि आप किसी भी सिचुएशन पर या किसी कारण से किसी भी टेस्ट में या एग्जाम में फेल हो जाते हैं या आपके मार्क्स कम आ पाते हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो फेलियर को देखना है कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम अपनी बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, और उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट टाइम के लिए स्टडी करनी है और मेहनत करनी है, और उन पॉइंट्सों को ध्यान में रखते हुए इम्प्रूवमेंट करना है कि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में या टेस्ट में आपकी वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो और आपके मार्क्स अच्छे आएँ। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि फेलियर या मार्क्स कम को लेकर के टेस्ट या एग्जाम में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अपने आगे की आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए या नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयारी करनी है। अब आता है आपका नोइंग योर सेल्फ। स्टूडेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है या सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब सबसे पहले अपने आप को जानना। आप अपने शरीर के बारे में अपने आप को जानिए। सबसे पहले
जो है अपने आप को जानिए। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे हम क्या हैं, तब तक हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो लुक बियॉन्ड द सरफेस, एक सरफेस से अलग भी अपने आप को देखिए, अपने मन में झांक के देखिए, अपने शरीर में झांक के देखिए कि हम क्या हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करिए। बीइंग सेल्फ अवेयर मीन्स अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, योर लाइक्स, डिसलाइक्स, बिलीव्स एंड बैकग्राउंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट आता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का। सेल्फ मैनेजमेंट जो आपका टॉपिक है उसका ही एक स्किल है सेल्फ अवेयरनेस, जो यहाँ पे हाईलाइट भी कर किया है मैंने। बीइंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ अवेयर यानी कि सेल्फ अवेयरनेस यानी कि अपने आप को जागरूकता करना है, अपने आप के बारे में जानना है। सेल्फ अवेयर का मतलब अपने आप के बारे में जानिए। तो आप क्या हैं, क्या चीज आपको पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है, किस चीज पर आप विश्वास करते हैं, किस चीज पर विश्वास नहीं करते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है। अपने आप को जानिए, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, किस चीज को आप पसंद करते हैं, किस चीज में आपका मन है, किस चीज में हॉबी है। आप अपने आप को जानिए। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तो लाइफ में आप कभी भी अपने गोल को सेट नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप गोल सेट नहीं कर पाएंगे या टारगेट डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी लाइफ में एक अचीवमेंट लेवल पर, फाइनल लेवल पर अपने अकॉर्डिंगली रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स लुकिंग आउटसाइड योर यूजुअल करेक्टरिस्टिक्स लाइक नेम एंड क्वालिफिकेशन, आपका नेम और आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता, इन सभी चीजों से अलग आपके जो गुण हैं, आपकी जो विशेषताएं हैं, जो आपके अंदर छुपी हुई हैं। प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से भगवान ने हम सभी ह्यूमन बींग्स को अलग अलग होना के लिए अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स दी हैं। आपको उन करेक्टरिस्टिक्स को, उन विशेषताओं को जानने की आवश्यकता है। टू डिस्कवर योर इनर स्ट्रेंथ, जो आपकी अंदरूनी क्षमता को, मजबूती को, आपकी स्ट्रोंगनेस को दर्शाता है। हिडन टैलेंट, जिसको हम छुपा हुआ टैलेंट भी कहते हैं, एंड वीकनेस, और आपकी कुछ कमजोरियां भी होती हैं। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ स्ट्रोंगनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, और कुछ ना कुछ वीकनेस भी होती है। तो आप उन्हें जानिए, अपने आप में देखिए, अपने आप को अंडरस्टैंड करिए, जिसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयर। अपने आप में जागरूक होना, अपने आप को जानना। दिस इज द क्रूशियल स्टेप टू सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सक्सेस। सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए, या अपने आप में इंप्रूव लाने के लिए ये बहुत ही मुख्य और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, which is the which is a skill of self management। सेल्फ मैनेजमेंट की एक स्किल भी है जिसमें आपको अपने बारे में खुद से जानना है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब आता है स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस में क्या अंतर है, मजबूतियां, एबिलिटीज, आपकी क्षमता क्या है। हर एक स्टूडेंट की, हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ एबिलिटीज होती है, कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो पहले हम स्ट्रोंगनेस के बारे में बात करेंगे। थिंग्स यू डू वेल और आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट, जो चीजें आप अच्छे से कर पाते हैं, आपका इंटरेस्ट आता है, आपको मन करता है करने का, और आप उन चीजों को करने के बाद उसमें अच्छी परफॉर्मेंस भी करते हैं, आप सक्सेसफुल भी होते हैं, आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी एबिलिटीज है। एरियाज वेयर यू स्ट्रगल और थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट, वो सभी चीजें जिसको करने में आप काफी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, या उन सभी चीजों को कंप्लीट करने के लिए आपको डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, वो सारी चीजें आती हैं, आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी है। आई एम गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, I am confident speaking in front of an audience. I play the guitar very well. These all are the examples of a strength। एक व्यक्ति है जो
राइटिंग में काफी अच्छा है। एक व्यक्ति है जो ऑडियंस के सामने कितने भी लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ हो, उसके सामने कॉन्फिडेंटली स्पीक कर सकता है, बोल सकता है। और आई प्ले द गिटार वेरी वेल, और एक व्यक्ति है जो गिटार अच्छे से प्ले कर लेता है। तो ये क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी एबिलिटीज है। और वीकनेस पे देखते हैं, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मैं डिफिकल्टी महसूस करता हूँ, डिफिकल्टी आती है, कठिनाई महसूस करता हूँ, मैं कठिनाई प्राप्त करता हूँ। ये क्या है, मेरी कमजोरी है कि मैं मैथ्स नहीं कर पाता हूँ। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश मोर फ्लुएंटली। मैं इंग्लिश फ्लुएंटली रूप से बोलना चाहता हूँ पर बोल नहीं पाता हूँ। ये मेरी कमजोरी है। मैं चाहता हूँ, मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, पर मैं बोल नहीं पा रहा। मेरी कमजोरी है। मैं पसंद करता हूँ कि मैं बोल लूँ, पर मैं बोल नहीं पाता हूँ। ये मेरी कमजोरी है। आई डू नॉट लाइक टू लूज एनी गेम और स्पोर्ट्स। किसी भी गेम या स्पोर्ट्स में मैं हारना पसंद नहीं करता हूँ। ये गलत है। अगर गेम या स्पोर्ट्स की बात होगी तो हार जीत होती ही रहेगी। एग्जाम की बात होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंपटीशन की बात होगी, तो हमेशा कोई भी व्यक्ति फर्स्ट रैंक पर नहीं आ सकता, टॉपर नहीं बन सकता, वो ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो ये मेरी कमजोरी है, अगर मैं इस चीज को लेकर के हमेशा सोचता हूँ। अब आता है आपका ड्राइविंग फोर्स, मतलब है सेल्फ मोटिवेशन। जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है आपकी, उसी में एक स्किल आती है सेल्फ मोटिवेशन। अपने आप को ही मोटिवेट करिए किसी भी कार्य को करने के लिए। इट इज सिंपली द इंटरनल फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। ये हर एक व्यक्ति के अंदर एक इंटरनल फोर्स होती है जो आपको खुद आप पर ही अप्लाई होती है, जो आप पर दबाव डालती है कि आप ये चीज करिए। इट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जो आपको पुश करती है, आप पे दबाव बनाती है, आप अपने गोल्स को अचीव करिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ को में क्वालिटी को मेंटेन करिए और अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाइए। इन सभी चीजों के लिए जो आपका माइंड खुद से ही आपसे बात करता है, कहता है कि आप ऐसा करिए, दिस इज नोन एज सेल्फ मोटिवेशन। इसी को ही हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। इट इज द एबिलिटी टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग और फोर्सिंग अस। ये एक एबिलिटी, एक वो क्षमता है, एक जो या कोई भी चीज जो भी हम करना चाहते हैं या सोचते हैं, खुद से सोचते हैं और खुद से ही करने पर के लिए विचार करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा थर्ड पर्सन, दूसरा व्यक्ति या बाहर की कोई फोर्स हमारे पर इन्फ्लुएंस नहीं डालती है, हमारे पर दबाव नहीं बनाती है। हम खुद से ही किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके, दूसरे की लाइफ को देख करके, दूसरे की जॉब को देख करके, एनी अदर थिंग, खुद के दूसरे व्यक्ति को देख करके खुद हम मोटिवेट होते कि हाँ, हमें ये कार्य करना चाहिए, काम करना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, इतने मार्क्स एग्जाम में लाने चाहिए, हमें अपना गोल सेट करना चाहिए, हमें अपना टारगेट्स को कंप्लीट करना चाहिए, हमें अपना जो होमवर्क है वो समय पर कंप्लीट करना चाहिए। जो हमें अंदर से हमें पुशअप करता है, हमारा माइंड किसी भी चीज को करने के लिए। और वो कैसे करेगा कि दूसरे लोगों को देख करके, पर आपका माइंड खुद करेगा, खुद बात कहेगा आपसे। दिस इज नोन एज सेल्फ मोटिवेशन। अब आता है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला इंटरनल मोटिवेशन, लव। We do things because they make us happy, healthy and feel good inside. इंटरनल मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जिसमें हम वो सभी चीजें करना पसंद करते हैं या करते हैं जो हमें खुश बनाती हैं, खुश रखती हैं,
जिस कार्य को करके, जिस वर्क को करके, जिस चीज़ को करके हमें खुशी मिलती है, हम स्वस्थ रहते हैं या अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, learning a new dance for the annual day function simply because you enjoy performing and learning। एनुअल डे फंक्शन के लिए स्कूल में आप नया डांस सीख रहे हैं, किसी नए न्यू सॉन्ग पर आप डांस प्ले करना या डांस के स्टेप्स आप लर्न कर रहे हैं, तो आपको वो करना अच्छा लगता है क्योंकि आपको खुशी मिल रही है। आपका जो माइंड है, जो स्ट्रेस था भी आपके माइंड पर, वो फ्री हो रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है। क्यों आप उन सभी चीज़ों को, या डांस के स्टेप्स को, या सॉन्ग्स की लाइंस को सुन करके इंजॉय कर रहे हैं। आपकी बॉडी में जो रिलैक्सेशन हार्मोन्स हैं अकॉर्डिंग टू द साइंस, वो रिलीज हो रहे हैं और आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस फ्री हो रहा है, बॉडी फील कर रही है, हैप्पी फील कर रही है, आपको खुशी हो रही है अंदर से उस कार्य को करने में। तो वो चीज़ आती है इंटरनल मोटिवेशन। दूसरा मोटिवेशन होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जिसको रिवार्ड कहा जाता है। यानी कि पहला इंटरनल मोटिवेशन आपको बताया गया, प्यार, लव, यानी कि लव का मतलब यहाँ पे जिस कार्य को करने में आपको जो है प्यार मिलता है, आपको खुशी होती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन रिवार्ड, जिसको करने में आपको सम्मान किया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, आपको प्राइज मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा, आपको टूर पे ले जाया जाएगा। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल मोटिवेशन। वी डू थिंग बिकॉज दे गिव अस रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन और प्राइज। हम वो चीज़ें करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस चीज़ को करने के बाद रिस्पेक्ट मिलेगी, सम्मान मिलेगा, हमें रिकॉग्निशन मिलेगी, हमें एप्रिसिएशन मिलेगा, हमें हमारी शाबाशी मिलेगी, हमें प्राइजेस मिलेगा, शील्ड मिलेगी, ट्रॉफी मिलेगी, हमारा नाम होगा। इन सभी चीज़ों के चक्कर में जो भी चीज़ें हम करना पसंद करते हैं, वो भी एक प्रकार का मोटिवेशन है, जिसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। अब आता है 4 स्टेप टू बिल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन को के लिए 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, सेट गोल्स, आइडेंटिफाई लाइक्स और डिसलाइक्स, अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो जब भी आपको दूसरी चीज, किसी भी कार्य को करने के लिए आप मोटिवेट होते हैं, तो सबसे पहले आपको स्टेप को ध्यान में रखना है कि अपनी पसंद और नापसंद को आइडेंटिफाई करें। आपको क्या काम करना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सबसे पहले आपको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो कि आपके सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट था। अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी, समझने की अपने आप को कोशिश करिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको खुश बनाती है, खुश रखती है। स्टेप नंबर 2, develop a plan, set timelines and plan a list of activities to achieve each goal। जो भी आप गोल, जो भी चीज़ को देख करके आप मोटिवेट हो रहे हैं, मतलब आप उस कार्य को करना चाहते हैं, उस वर्क को करना चाहते हैं, तो उस वर्क को करने स्टार्ट करने से पहले आप उसका ये एक टाइमलाइन सेट करिए कि हाँ कितने समय में आप उस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, और जो उसका रिजल्ट है वो आप प्राप्त कर लेंगे। थर्ड स्टेप आता है आपका स्टे फोकस। और जब तक आप अपने मोटिवेशन गोल को, टारगेट को अचीव ना कर पाएं, जब तक आप अपने गोल को पे फोकस करते रहिए। डेडिकेट योर एनर्जी, एनर्जेटिक रहिए, उस पर ध्यान दीजिए। फोकस कंप्लीटली ऑन द पाथ यू हैव चूजन। जो भी रास्ता आपने सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए चुना है, उस पर फोकस रखें। स्टेप नंबर 4, स्टे लॉयल, वर्क हार्ड इवन व्हेन फेसिंग डिफिकल्ट टाइम्स और हर्डल्स। कठिन परिश्रम, वर्क हार्ड करते रहिए,
कुछ डिफिकल्टीज आएंगी उस गोल को अचीव करने के लिए, उनसे लड़ना होगा। और लड़ना कैसे होगा? वर्क हार्ड करके, टाइम लाइन्स को सेट करके और फोकस करते हुए। हारना नहीं, अपने प्लान को मजबूत रखिए। उसके बाद आता है आपका सेटिंग स्मार्ट गोल्स। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है स्मार्ट गोल्स के बारे में एग्जाम में। तो बात करते हैं स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या है। स्मार्ट एक शॉर्ट फॉर्म है। एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मीजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रियलिस्टिक और टी का मतलब टाइम बाउंड। आपको इसकी फुल फॉर्म कंप्लीटली लर्न होनी चाहिए। कई बार एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक एक क्लियर गोल आंसर, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, डोंट बी वैग्यू। यानी कि आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, फिक्स्ड गोल होना चाहिए, क्लियर। ये नहीं है कि आपको गोल और है, 2 दिन आपने उस गोल पे वर्क करा, उस गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ डिफिकल्टीज आई, आपने गोल अपना चेंज कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। योर गोल शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियर फास्ट। कि पता ही नहीं है, हमने जो गोल डिसाइड करा वो 1 वीक का गोल है या 1 मंथ का गोल है, उसके बाद आगे उसमें क्या करना है हमें क्लियर ही नहीं है। मीजरेबल, सेकंड स्टेप है मीजरेबल, मीजर करना, मापना। आंसर हाउ मच और हाउ मैनी, सो यू नो व्हेन यू आर हैव अचीव्ड इट। जैसे स्पेसिफिक में आपका था, आपका जो गोल था वो था यू वांट टू स्कोर बेटर मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। आप अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम्स में काफी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। अब मीजरेबल है, आपको उसको मेजर करना है, कितने मार्क्स लाना चाहते हैं आप डिसाइड करिए। हाउ मच और हाउ मैनी मार्क्स यू वांट टू स्कोर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कितने मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। व्हाट इज योर स्पेसिफिक गोल, व्हाट इज योर टारगेट, दिस इज नोन एज टारगेट। अचीवेबल, अब उस टारगेट को या उस गोल को, स्पेसिफिक गोल को मेजरेबल करने के लिए, अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके जो स्टेप्स हैं, बड़े बड़े स्टेप्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दीजिए और उन पर फोकस करना स्टार्ट करिए जब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं। Realistic, something you genuinely want to achieve and can practically work towards। यदि आप लगातार अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहेंगे, प्रैक्टिकली वर्क करते रहेंगे, कंटिन्यूसली वर्क करते रहेंगे, तो एक दिन आप जरूर जेन्युइनली तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, रियलिस्टिक तरीके से अचीव कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रियलिस्टिक। टाइम बाउंड, must have a time frame or deadline to encourage action and prevent delays। और अपने गोल को अचीव करने के लिए टाइम लाइन डिसाइड करिए, एक टाइम डिसाइड करिए कि हाँ इस टाइम तक या इतने समय तक आप इस गोल को अचीव कर लेंगे, इतने समय में आप ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे। और उस टाइम को मैनेज करते रहिए, गोल को अचीव करने के लिए उसमें डिले मत होने दीजिए। वर्क हार्ड करिए और करिए, जब भी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। यदि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, टाइम बाउंड जो आपने करा है, टाइमलाइन जो आपने डिसाइड करी है, ये आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। अब आता है सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को रेगुलेट करना भी बहुत जरूरी है। तो सेल्फ रेगुलेशन और टाइम मैनेजमेंट का क्या रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं। सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू मॉनिटर एंड मैनेज योर एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स इन वेज
that are acceptable and produce positive results. अपने गोल को अचीव करने के लिए, टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, एग्जामिनेशन में बेटर रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अपने एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स विचारों को और अपने बिहेवियर्स को एक्सेप्ट कीजिए, उन पर लगातार मॉनिटर करिए, ध्यान दीजिए, मेंटेन करिए और सेल्फ रेगुलेशन के तौर पर उनके वर्क करें, डेली इंप्रूवमेंट। बट व्हेन सेल्फ रेगुलेशन इज अप्लाइड विद टाइम मैनेजमेंट, जब सेल्फ रेगुलेशन को टाइम मैनेजमेंट के साथ अप्लाई कर दिया जाता है तो सेल्फ रेगुलेशन बिकम्स द एक्टिव प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एक्सरसाइजिंग कॉन्शियस कंट्रोल over the amount of time spent on specific activities to increase effectiveness, efficiency and productivity. जब सेल्फ रेगुलेशन को टाइम मैनेजमेंट के साथ अप्लाई किया जाता है तो जो सेल्फ रेगुलेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस बन जाता है, जिसमें आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आप समय खर्च कर रहे हैं, जितना टाइम आप किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्पेंड कर रहे हैं, उन सभी एक्टिविटीज को इफेक्टिवली तरीके से वो कंप्लीट करें और एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट करें और उसका बेटर रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करें। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यदि आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं किसी भी गोल को या टारगेट को अचीव करने के लिए तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। किसी भी कार्य को करने के लिए यदि आप टाइम का ध्यान रखते हैं, टाइम को मैनेज करके चलते हैं, टाइमली वर्क पूरा करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। Mastering time management is a cornerstone of a self-directed learning and personal growth. It shifts an individual from being reactive to proactive. टाइम मैनेजमेंट एक ही बहुत ही ज्यादा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का एक पार्ट है जो किसी भी व्यक्ति की को लर्निंग करने के साथ साथ उसकी पर्सनल ग्रोथ में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कि किसी भी व्यक्ति को लेजीनेस से या रिएक्टिव से प्रोएक्टिव तक कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको डिस्कस किए जा रहे हैं आपके साथ, जो आपको बताएंगे कि टाइम मैनेज का क्या इंपॉर्टेंस है। रिड्यूस कोग्निटिव ओवरलोड। कोग्निटिव का मतलब हमारा मेंटल एबिलिटी से है। हैविंग ए स्ट्रक्चर्ड प्लान प्रिवेंट्स द ब्रेन फ्रॉम फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय माउंटेन ऑफ टास्क, रिड्यूसिंग एंग्जायटी एंड स्ट्रेस। यदि आपने अपने पर डे ईच डे के वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान तैयार किया हुआ है, टाइम टेबल बनाया हुआ है, तो आपका जो ब्रेन है वो थकान महसूस नहीं करेगा और जो वर्कलोड है आपके पास, जो ज़्यादा वर्क है वो भी आप बहुत ही कम आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। रिड्यूसिंग एंग्जायटी एंड स्ट्रेस, तनाव भी आपका कम होगा और चिंतित भी नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट है बिल्ड एकेडमिक and professional autonomy. It teaches individuals how to take ownership of their responsibilities without needing constant external supervision. अपने प्रोफेशनल तरीके से अपने किसी कार्य को, अपने किसी वर्क को टाइम मैनेजमेंट स्किल के साथ कंप्लीट करने अगर आप चाहते हैं तो ये हमें सिखाता है किसी व्यक्ति को कि आप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करता है। आपको क्या अपना सिखाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपने वर्क को लेकर के कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने जिम्मेदार हैं, कितनी विदाउट नीडिंग कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल सुपरविजन, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के आप अपने वर्क को लेकर के कितना रिस्पॉन्सिबल हो। और जब तक आप अपने वर्क को लेकर के रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, जब तक आप कोई भी गोल या टारगेट को टाइमली अचीव नहीं कर पाएंगे।
और स्ट्रेस फ्री नहीं रह पाएंगे। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी यदि आप किसी भी वर्क को या गोल को या टारगेट को टाइमली अचीव करना चाहते हैं या टाइमली कंप्लीट करना चाहते हैं। व्हेन टाइमली मैनेज वेल, जब आप किसी भी कार्य को वर्क को करने के लिए सही तरीके से टाइम को मैनेज कर लेते हैं, individuals can make calculated choices about where to invest their effort rather than rushing through assignments just to get them done। आपकी जो वर्क एफर्ट्स हैं, आपका जो वर्क हार्ड है, आपका ज़्यादा वर्क हार्ड करने का मन करेगा, आपका माइंड खुद कहेगा कि और वर्क करिए, क्योंकि आपने सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया है। तो आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस फील नहीं करेगा, आप टायर्डनेस महसूस नहीं करेंगे, थकान महसूस नहीं करेंगे, चिंतित महसूस नहीं करेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे। तो जब आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, फ्री रहेगा, तो आपको खुद से आपका माइंड खुद कहेगा कि अभी और वर्क करें, आज और एफर्ट्स लगाइए। तो आप क्या करेंगे, आप अपने असाइनमेंट्स पर ज़्यादा टाइम देना पसंद करेंगे, होमवर्क पर ज़्यादा टाइम देना पसंद करेंगे, या उसमें और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पसंद करेंगे, या और ज़्यादा सीखने के लिए आप इंटरेस्टेड होंगे। इन सभी चीज़ों से आपकी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, आप जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूवमेंट होता है, जो आपके गोल को या टारगेट को या बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपकी हेल्प करता है। तो लास्ट पॉइंट आता है क्रिएट वर्क लाइफ बैलेंस। इफेक्टिव शेड्यूलिंग इंश्योर्स दैट intensive focus periods like studying for board exams and balance with necessary rest preventing burnout। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप पढ़ाई को, ब्रेक्स को, गेम्स को, स्पोर्ट्स को या अदर एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पाएंगे। वो जिस दिन से आप टाइम मैनेज करना शुरू कर देंगे तो आप सभी एक्टिविटीज को डेली ईच डे, प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा समय पर टाइम दे सकते हैं और आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे और बर्न आउट होने से बचेंगे। सभी चीज़ें आप कर पाएंगे, ब्रेक्स भी ले पाएंगे, टीवी भी देख पाएंगे, मोबाइल पर रील्स भी स्क्रॉल कर पाएंगे, पढ़ाई भी कर पाएंगे, होमवर्क भी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप समय पर कर पाएंगे। अब आता है एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का यूज करके या सेल्फ रेगुलेशन कंसेप्ट का यूज करके आप कैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है। एक क्लास 10th का स्टूडेंट है, उसे डेली स्कूल भी जाना है, शाम को कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस में भी जाना है, होमवर्क भी कंप्लीट करना है और एग्जाम या टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी करनी है। ये उसके साथ प्रॉब्लम है, ये उसके साथ कंडीशन है, डेली का टास्क है उसका। तो यदि वो सेल्फ रेगुलेशन या टाइम मैनेजमेंट को परफॉर्म नहीं करता है तो उसका क्या शेड्यूल रहता है पूरे दिन का, देखते हैं। वो जब स्टूडेंट घर वापस आता है स्कूल से तो बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस महसूस करता है, थकान महसूस करता है और 2 से 3 घंटे वो फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करता है, फ़ोन चलाता है, सोशल मीडिया यूज करता है या रील्स को स्क्रॉलिंग करता है या एनी अदर एक्टिविटीज करता है फ़ोन पर। और वो क्यों कर रहा है, स्ट्रेस फ्री होने के लिए। परंतु स्टूडेंट का आपको ध्यान रखना है, आज के समय में चाहे वो कोई भी पर्सन हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, हम लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मोबाइल का या स्मार्ट डिवाइस का, गैजेट्स का यूज करते हैं। आप लोगों को नहीं करना चाहिए, खास तौर पर स्पेशली तौर पर स्क्रीन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना। तो स्क्रीन टाइम से हमारा जो स्ट्रेस है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। एट नाइट लास्ट में उस स्टूडेंट के साथ क्या होता है, रात में ही और शी पैनिक स्टडी फॉर द एग्जाम्स कंप्लीटली इग्नोरिंग देयर डेली होमवर्क। वो अपने समय नहीं होने की वजह से, स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से अपने होमवर्क को डेली इग्नोर कर देता है, कंप्लीट नहीं कर पाता है
और एग्जाम्स या टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए पैनिक हो जाता है, चिंतित होना शुरू हो जाता है, जो उसको और ज़्यादा स्ट्रेस उसके माइंड में ला देती है और वो और ज़्यादा एंग्जाइटी, चिंतित होना शुरू हो जाता है, जो कि एक लेवल के बाद डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी बन सकता है, जो कि बहुत ही डेंजरस डिजीज है, बीमारी है, जिसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, क्योरनेस है, पर कुछ केसेस में ये नहीं भी हो पाता है क्योर। अब टाइम मैनेजमेंट के साथ यदि इसको करा जाए इसी वर्क को, तो कैसे करेगा? तो स्टूडेंट यूज ए प्लानर। कुछ स्टूडेंट ने क्या करा, टाइम टेबल का यूज करा। प्लानिंग का मतलब, प्लानर का मतलब है टाइम टेबल। टाइम टेबल का यूज किया। ही एलोकेट 45 मिनट्स इमीडिएटली आफ्टर स्कूल टू कंप्लीट देयर होमवर्क। स्कूल से आने के बाद तुरंत 45 मिनट्स उसने होमवर्क के लिए डिसाइड किए, जो उसको स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना है। आफ्टर ए शेड्यूल 1 आवर ब्रेक, उस होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद उसने 1 घंटे का ब्रेक लिया एंड देन ही शी अटेंड देयर कोचिंग क्लास। उसके बाद उसने ट्यूशन या कोचिंग क्लास को अटेंड किया। इन द इवनिंग में उसने 60 मिनट्स का जो टाइम है वो एलोकेट किया एग्जाम्स या टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। और रात को नाइट में 10:30 या 11 PM अराउंड वो बेड पर स्लीपिंग के लिए, सोने के लिए या आराम करने के लिए रेडी हो गया। जो इसका ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये प्रॉपर तरीके से उसने मैनेज किया। तो उसने ब्रेक भी ले लिया, कोचिंग क्लासेस भी अटेंड करी हैं, स्कूल का होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है, एग्जाम के लिए रिवीजन या प्रिपरेशन भी कर लिया है, और नाइट में स्ट्रेस फ्री होकर के टाइमली वो आराम करने या सोने के लिए भी चला जाता है। अब आता है आपका स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं? तो पहला स्टेप है कंडक्ट ए टाइम ऑडिट। आप सबसे पहले टाइमिंग का ऑडिट करिए, यानी कि टाइम का पता लगाइए कि आप पिछले कुछ दिनों से अपना जो टाइम है वो किन किन चीज़ों पर स्पेंड कर रहे हैं। आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज की प्रोडक्टिविटी आवर्स। आइडेंटिफाई करिए और रिकॉग्नाइज करिए कि आपके जो प्रोडक्टिविटी आवर्स हैं, जिस टाइम पर आप वर्क करते हैं, कौन से आवर्स हैं, किस टाइम पर क्या वर्क करना पसंद करते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको पहले पता लगाना होगा। अपने माइंड से खुद बात करनी पड़ेगी। कब करनी है? टाइम टेबल को या प्लानिंग को डिसाइड करने से पहले। सेट क्लियर एंड एक्शनेबल गोल्स। सेकंड पॉइंट आपका आता है कि आपको गोल्स को क्लियर करना है। डिफाइन व्हाट नीड्स टू बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग द स्मार्ट फ्रेमवर्क। स्मार्ट कंसेप्ट का यूज करते हुए आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैथ कर रहे हैं और मैथ में कर रहे हैं तो मैथ कितनी देर करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा नहीं। आपका एक फोकस डिसाइड होना चाहिए, गोल डिसाइड होना चाहिए कि हाँ, अब मैंने मैथ स्टार्ट किया है तो 5 बजे मैंने मैथ करना स्टार्ट किया, 4 बजे मैंने मैथ करना स्टार्ट किया, तो 5 बजे तक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 15 क्वेश्चंस को कंप्लीटली तरीके से सॉल्व करना है, या इतने क्वेश्चंस या इतनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ये आपका गोल है। प्रायोरिटाइज टास्क, यानी कि जो अर्जेंट वर्क है या अर्जेंट टास्क है, अर्जेंट असाइनमेंट का होमवर्क दिया गया है, सबसे पहले आप उनको करिए, उन पर फोकस करिए। ठीक है। जो वर्क ऐसा है जिसे हम कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं या वो इतना ज़्यादा अर्जेंट नहीं है तुरंत के लिए, तो उस पर बाद में वर्क करेंगे। फोर्थ है टाइम ब्लॉक एंड शेड्यूल। हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम सेट करिए, जिसमें आपके ब्रेक भी होना चाहिए। 2 टास्क के बीच में रिलैक्सेशन करने के लिए, माइंड फ्री होने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कुछ ब्रेक भी इंक्लूड करना जरूरी है अपने टाइम टेबल में।
एग्जीक्यूट एंड मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस यानी कि जो डिस्टर्बेंस आपकी पढ़ाई में बीच बीच में होता रहता है, इन सभी चीज़ों से भी आपको बचना है जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या अपने गोल पर या टास्क को कंप्लीट करने पर वर्क कर रहे हैं। ड्यूरिंग ए शेड्यूल्ड ब्लॉक एलिमिनेट इंटरप्शन। जो चीज़ें आपको इंटरप्ट करती हैं, आपको परेशान करती हैं, आपके गोल को या टास्क को टाइमली कंप्लीट करने के लिए बाधाएं डालती हैं, रुकावटें डालती हैं, उनको उन पर फोकस करें। और फोकस किस तरीके से करना है कि आपको स्ट्रोंगनेस बनना है अपने तरीके से। जैसे दिस रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग बिहेवियरल सेल्फ रेगुलेशन, पुटिंग द फोन इन अनदर रूम। सबसे ज़्यादा जो आज के समय में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है किसी भी व्यक्ति को टास्क टाइम पर कंप्लीट करने के लिए, वो है आपका मोबाइल फ़ोन। तो फ़ोन को आप अपने पास ना रखें जब आप स्टडी कर रहे हों। फ़ोन को आप दूसरे रूम में रख दीजिए। किसी भी स्मार्ट डिवाइसेस को ओपन ना करें, या आप स्मार्ट डिवाइसेस, गैजेट्स या मोबाइल फ़ोन्स का यूज करके पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। पर अननेसेसरी एप्लीकेशंस, ऐप या इंटरनेट पे ब्राउजिंग करना, ब्राउजिंग टैब्स को ओपन करना या अन्य प्रकार के किसी भी सोशल मीडिया ऐप को एक्सेस करना डिस्ट्रैक्शन कहलाता है। इसको नहीं करना चाहिए। इनसे आपका जो माइंड है सेट नहीं रहेगा और आप अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट करने के लिए कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। और लास्ट स्टेप है आपका एट द एंड रिव्यू द शेड्यूल। जो आपने अपने पूरे कंप्लीट डे के लिए आज टाइम टेबल या शेड्यूल या प्लानर तैयार किया था, रात में आराम करने से पहले या बेड पर जाने से पहले, सोने से पहले आप उसको रिव्यू करिए और देखिए कि किस सब चीज़ के लिए, किस टास्क के लिए या किस सब्जेक्ट के लिए आपने कितना टाइम डिसाइड किया था, फिक्स किया था। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम कितना कम लगा, कितना ज़्यादा लगा। कुछ सब्जेक्ट या कुछ टास्क ऐसे हो सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपको उनको टाइमली कंप्लीट करने में परेशानी आएगी, उनमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टाइम ज़्यादा लग रहा है। वर्क ब्रेक सफिशिएंट, क्या माइंड को रिलैक्स करने के लिए ब्रेक सफिशिएंट थे, कुछ ज़्यादा तो नहीं था टाइम हमारा ब्रेक में, कम तो नहीं था। एडजस्ट द अप्रोच फॉर द नेक्स्ट वीक। और इसी तरीके से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट डे के लिए आप अपना या नेक्स्ट वीक के लिए आप टाइम टेबल तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो ये यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ये पूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें यही टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं क्लासरूम में अपने, और इसी से इन टॉपिक से ज़्यादा ना तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ना ही आपको बुक्स में इन टॉपिक से ज़्यादा आपको दिया गया है। ये जो एक्सप्लेनेशन या जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। बाकी आप कहीं से भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए क्लास में इतना ही। हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी यूनिट के साथ मिलेंगे। जब तक आप इस यूनिट को लर्न करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।